नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमलेश सर। एक बार फिर हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं इस चैनल पर, डबल ए एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आईपीसी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग कहाँ तक अब तक पढ़ चुके थे, यानी सजाती श्रेणी होमोलॉगस जो सीरीज चल रही थी आप लोगों की, उसके प्रॉपर्टीज और उसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सजाती श्रेणी क्या होती है। यानी कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिसके क्रमशः दो सदस्य जो होते हैं उसके अणुभार 14 यानी CH2 में अंतर होते हैं। जब एक ही समूह के सदस्यों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा जाता है तो उसके किसी दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 यानी कि अणुभार अणुभार 14 या उसके दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। तो ये इसे हम लोग सजाती श्रेणी कहते हैं। जो अणुभार 14 का जो अंतर होता है, इसलिए क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे CH2 के, तो इसके अणुभार को निकालेंगे तो कार्बन का अणुभार 12 और 2 गुणे और हाइड्रोजन का होता है 1, हो जाएगा 12 2 14। इसके अणुभार 14 में अंतर आता है या तो CH2 में अंतर आते हैं। ठीक है, इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की जो बात किए थे कि सजाती श्रेणी में किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में अणुभार 14 या CH2 का जो अंतर होता है, इसमें किसी दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 यानी अणुभार 14 का अंतर होता है। इसके किसी एक ही समूह के सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर इसके भौतिक गुण तो नहीं बदलते हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुण में अणुभार में वृद्धि होने का रासायनिक गुण में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग नामनक्लेचर कैसे करेंगे। नामनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि हम कह सकते हैं नामनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जब हम लोग कार्बनिक यौगिकों के जब नामकरण करेंगे तो कैसे किया जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है वो दो पद्धति में होता है। एक होता है निर्धक पद्धति यानी साधारण पद्धति, और एक होते हैं आईयूपीएसी पद्धति। तो निरर्थक पद्धति में क्या होता है कि निरर्थक पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम तो छोटा होता है, लेकिन उसके संरचना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। निरर्थक पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है, लेकिन उसके संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है, और यह वैज्ञानिकों के स्वेच्छा के अनुसार नाम लिखा जाता है। वैज्ञानिक अपने स्वेच्छा के अनुसार नाम रखे हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके साधारण नाम है लेकिन आईपीएस नाम नहीं दिया गया। कुछ ऐसे यौगिक है जिसके आईपीएस नाम है जिसके साधारण नाम नहीं है। तो वैज्ञानिकों की शिक्षा के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार जो नाम दिया गया था, वह नाम कार्बनिक यौगिक के जो निरर्थक नाम है, जो कॉमन नेम है, जो साधारण नाम है, वह तो सब छोटा होता है, लेकिन उसके संरचना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, निरर्थक पद्धति। ठीक, एक होता है आपका आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इस पद्धति में हम किसी कार्बनिक यौगिकों का नाम तो देखते हैं कि नामकरण तो होता है। इस पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है वह बड़े होते हैं, लेकिन उसके संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसके संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइए बात कर लेते हैं निरर्थक पद्धति। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण वैज्ञानिकों के शिक्षा के अनुसार रखा गया है। कार्बनिक यौगिकों का नाम छोटा होता है, लेकिन उसके संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिक के कई नाम होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेथेन, इसका नाम रखा गया है मेथेन गैस, मार्स गैस, आयडम्बर गैस, अग्निनम गैस। ठीक, दलदली स्थानों पाए जाने वाले, कीचड़ के स्थानों पाए जाने वाले, धान के खेतों में पाए जाने वाली गैस, सूखी लकड़ियों में पाई जाने वाली गैस। ठीक, चलिए, मार्स गैस। अब नॉर्मल पद्धति में हम कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरीके से कर पाएंगे, आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नॉर्मल एल्केन, इसमें सबसे पहला आता है कि नॉर्मल एल्केन क्या होता है। तो नॉर्मल एल्केन का मतलब होते हैं कि जब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई ब्रांच ना हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई ब्रांच ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल एल्केन। जब कार्बनिक यौगिकों में कोई ब्रांच उपस्थित नहीं होता, नॉर्मल एल्केन कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे CH3, CH2, CH2, तो हमारे पास कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स, 1 2 3। 3 का मतलब होता है क्या चीज, प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया क्या चीज, प्रोपेन। लेकिन हम इसमें देखेंगे कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए आगे क्या लगाएंगे, यन लगा देंगे, नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन।
और कुछ एग्जाम्पल को लेकर चलें तो मिलता है CH3, CH2, CH3 और CH3। हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स? 1 2 3 4। 4 का मतलब हो गया क्या चीज? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लेकिन आगे लगा देंगे नॉर्मल, हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। और भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पेंटेन को लेकर चलिए, कितने कार्बन होने चाहिए एग्जाम्पल के रूप में? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। सिंगल 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 बॉन्ड लगाइए, यहाँ पर लिखिए CH3, यहाँ पर रखो CH2, यहाँ पर CH2। इसलिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, 4 होती है तो डबल बॉन्ड इधर से हो गए, 2 बॉन्ड यहाँ से, आखिरी में हम लोग CH3 रखेंगे। इसको कुछ इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये बन गया क्या चीज? नॉर्मल पेंटेन। ये हो गया क्या चीज? नॉर्मल पेंटेन। और आप बनाएंगे नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रक्चर, नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे और हम आपको हिंट्स कर रहे हैं, उसको ओपन करके बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, इसको ओपन चैन के रूप में आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद आता है आइसो एल्केन, कि आइसो एल्केन क्या है? आइसो एल्केन का मतलब होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे ऐसे कार्बनिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसमें केवल एक ब्रांच, जिसमें केवल एक ब्रांच उपस्थित होते हैं, एक ब्रांच उपस्थित होते हैं। ठीक, जिसमें कोई एक ब्रांच उपस्थित होते हैं, ठीक, उपस्थित होते हैं, ब्रांच उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई एक ब्रांच उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसो एल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लोग देखें तो मिलेगा CH3, CH, एक CH3 और यहाँ पे CH3। तो हम कहेंगे इसमें कितने कार्बन उपस्थित हैं? तो 1 2 3 4। और एक बात आप लोग सोचेंगे कि नॉर्मल एल्केन हो, चाहे तो आइसो एल्केन है, चाहे तो नियो एल्केन है, उसमें सभी कार्बन को हम लोग क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। तो हो गया कितना? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हो जाएंगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लेकिन यहाँ पे लगाया जाएगा आइसो, क्योंकि एक ब्रांच है इसमें। क्या है? एक ब्रांच है। ठीक है, अब आइसो पेंटेन की अगर बात करें तो आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखें, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन विच टाइप स्ट्रक्चर ड्रा, हम लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। पेंट मतलब होते हैं कितने? 5 कार्बन, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और हम लोग लगाएंगे आइसो, आइसो मतलब उसमें एक ब्रांच होना चाहिए। तब 4 ही कार्बन बनाइए, 4 कार्बन बनाइए और एक ठो ब्रांच लगा दीजिए, यहाँ CH3। ठीक, और यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएंगे CH2, यहाँ हो जाएंगे CH, यहाँ हो जाएंगे CH3। काउंटिंग तो हम लोग उस साइड से करेंगे कि जिधर ब्रांच नजदीक हो। यानी अभी हम लोग आईपीएस नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग कार्बन की काउंटिंग कर पाए। अभी केवल ये बात आपको जानना है कि हम लोग अभी साधारण नाम पढ़ रहे हैं, और साधारण नाम में कार्बन की काउंटिंग जो होती है, पूरे कार्बन की काउंटिंग कर ली जाती है। और पूरे कार्बन की काउंटिंग करके और देखा जाए कि अगर कोई ब्रांच ना हो तो वहां पे नॉर्मल एल्केन लिखेंगे, अगर एक ब्रांच होगा तो आइसो एल्केन, और 2 ब्रांच अगर दिखते हैं तो नियो एल्केन। अभी हमको एक ब्रांच दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हो जाएंगे क्या चीज? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लेकिन कौन? आगे हम लगाएंगे आइसो, क्योंकि एक ब्रांच है, आइसो पेंटेन। इसमें टोटल कार्बन को काउंटिंग कर लिया जाता है। साधारण पद्धति में, कॉमन सिस्टम में हम लोग टोटल कार्बन को काउंटिंग करते हैं, और टोटल कार्बन को काउंटिंग करके अगर कोई ब्रांच ना हो तो उसे नॉर्मल एल्केन, अगर एक ब्रांच हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसो एल्केन। ठीक, अब आते हैं नियो एल्केन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज नियो एल्केन? नियो एल्केन जब कार्बन की श्रृंखला में एक से अधिक ब्रांच उपस्थित होते हैं उसे नियो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। व्हाट इज नियो पेंटेन? द स्ट्रक्चर ऑफ द नियो पेंटेन: 1 कार्बन 2 3 CH3, CH3, CH3।
हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट दिस कंपाउंड्स, 5 कार्बन आर प्रेजेंट, 5 कार्बन इसमें उपस्थित है, 5 कार्बन के लिए हो जाएंगे। पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए ए, लेकिन आगे लगाएंगे नियो, हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएंगे? नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन, इस तरीके से इसमें कार्बन यौगिकों का नामकरण लिखा जाता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं भाई। नियो पेंटेन ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें कोई एक से अधिक ब्रांच उपस्थित होते हैं उसे हम नियो पेंटेन कहते हैं। और इसमें कार्बन जो संख्या है, टोटल कार्बन की काउंटिंग करते हैं। नियो कब लिखेंगे? जब एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच हो जाए, मुख्य श्रृंखला में एक ही कार्बन 2 ब्रांच हो या एक से अधिक ब्रांच उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से लोग बात कर लेते हैं आईपीसी पद्धति, यानी हमारी कॉमन सिस्टम के बाद आता है कौन सा? दूसरा सिस्टम, कौन सा? आईपीएससी सिस्टम। ठीक, इंटरनेशनल, आई फॉर स्टैंड्स इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर एंड ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। कहीं कहीं केमिस्ट्री देते हैं, कहीं कहीं केमिस्ट्री देते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या चीज? आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन एवं संघ पद्धति। ठीक है। अच्छा, इस पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जैसे बता रहा है 1957 में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों द्वारा जिनेवा में एक मीटिंग की गई जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम आसानी से रख सकते हैं, यानी आईपीएससी सिस्टम में रख सकते हैं। इस पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम मतलब नाम तो बड़ा होता है, नाम तो बड़े होते हैं, लेकिन उसके संरचना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे क्या चीजें? आईपीएससी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल अगर बात करेंगे कि कार्बन की संख्या को क्या बोलेंगे, तो कार्बन संख्या इसमें आपको बता दिया गया है कि 1 से लेकर 20 तक के कार्बन को, कार्बन एक संख्या होगी तो उसको मेथेन बोलेंगे, 2 के लिए 1, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक, इकोस और इकोस, ट्राइकॉन, टेट्राकॉन, इस तरीके से हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 20 तक को आपको आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग एन लगाते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो इन लगेगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर आइन लगाएंगे। ठीक, कार्बन संख्या आपको पता हो गई कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम इसका आईपीएससी नामकरण, हम लोग आईपीएससी सिस्टम में हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बंदे। जैसे हमारे पास एक यौगिक है CH4, हमारे पास एक यौगिक है CH4, इसको बोलते हैं क्या चीज है? मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो जाएगा मेथेन। दूसरी बात हम लोग लेते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलेंगे 2 कार्बन के लिए एथो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। CH3, CH2, CH3, कितने कार्बन है? 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप, क्या हो जाएंगे? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अभी कुछ ऐसे चलेंगे, अभी तो हम लोग आईपीएस नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा समय भी आने वाला है जिसमें हम यौगिक एक में लिखेंगे, एक में कॉमन नेम लिखेंगे और एक में आईपीएस नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। तो दोनों के माध्यम से हम लोग सीख पाएंगे कि हम दोनों स्ट्रक्चर के माध्यम से दोनों एक ही स्ट्रक्चर के दोनों नाम से, यानी कि समान नाम और आईपीएस नाम, दोनों नाम से हम लोग ये सीख पाएंगे कि दोनों में भिन्नता क्या है, दोनों में समानता क्या है। ठीक है, चलिए प्रोपेन। इसके बाद ब्यूटेन की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4 और सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH3। कितने कार्बन है उपस्थित यहाँ पे हमको लग रहा है 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए होते हैं क्या चीज? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है, सिंगल 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 बॉन्ड। फर्स्ट में CH3 होना चाहिए और लास्ट में भी CH3 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। CH3, CH2, 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 CH3। कितने कार्बन इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के लिए क्या बताया गया है? हेप्ट, क्या बताया गया है? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन।
हेप्टेन। इसी तरह हम आगे 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन भी लेकर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल 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 बॉन्ड लगा दिया जाएगा। लास्ट में CH3, लास्ट में CH3 और यहाँ पे CH2, CH2, CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 और यहाँ पे CH2। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन के लिए हो जाएगा क्या चीज? डेक। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन क्या हो जाएगा? डेकेन। क्या हो जाएंगे? डेकेन। ठीक है। तो फिर इसी क्रम में हम लोग अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम यौगिकों का नामकरण, यानी कि हम लोग अभी सीखें क्या चीज? एल्केन, मतलब नॉर्मल एल्केन। और नॉर्मल एल्केन हम लोग देखें, आइसो एल्केन देखें, नियो एल्केन देखें। इसके बाद हम लोग एक कुछ एग्जांपल देखें। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। चलिए, सजातीय श्रेणी क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एक ही क्रियात्मक समूह के सदस्यों को, दो क्रमागत सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में जब रखा जाता है, इस ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें अणुभार के बढ़ते क्रम में जब सदस्यों को रखा जाता है तो उसमें किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच, उसमें किसी दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 यानी अणुभार 14 का अंतर होता है। इसके भौतिक गुण तो एक ही रहते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है। इसके अणुभार बढ़ने पर इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? एक समान रहते हैं। चलिए, नामकरण ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है दो पद्धति में होता है, एक सामान्य पद्धति और एक IUPAC पद्धति। सामान्य पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता है छोटा होता है। वैज्ञानिकों के स्वेच्छा के अनुसार रखे जाते हैं। नाम छोटे होते हैं लेकिन उसके संरचना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। IUPAC सिस्टम जो होते हैं, IUPAC सिस्टम में जो होते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका IUPAC नाम जो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका नाम तो बड़ा होता है लेकिन उसके संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, यह जनेवा में क्या किया गया था? एक मीटिंग पारित की गई थी और जिसमें वैज्ञानिकों के स्वेच्छा के अनुसार इसमें नामकरण किया गया था। ठीक है। चलिए आते थोड़ा सा निरर्थक पद्धति में कुछ यौगिकों को लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर नॉर्मल एल्केन क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई ब्रांच उपस्थित नहीं होते हैं, उसमें क्या कहते हैं? नॉर्मल एल्केन। फिर इसके बाद इसमें एग्जांपल आ जाएगा क्या चीज है? हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन, इस तरीके से। आइसो एल्केन में क्या होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई एक ब्रांच उपस्थित होते हैं, उसमें लोग क्या कहते हैं? आइसो एल्केन। और इसमें क्या होता है कि एक ब्रांच उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग आइसो एल्केन कहते हैं। इसमें सभी कार्बन को काउंटिंग किया जाता है। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो हम लोग ब्यूट लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो ब्यूटेन लिखेंगे, लेकिन एक ब्रांच है इसलिए आइसो लगाना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे? आइसो ब्यूटेन। ठीक, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन। अच्छा, इसके बाद आता है क्या चीज? नियो एल्केन। नियो एल्केन में क्या होता है? कैसे कार्बन जिसमें एक से अधिक ब्रांच उपस्थित है उसमें नियो एल्केन कहते हैं। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन 5 है जिसका नाम हो गया पेंटेन। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य श्रृंखला में 2 ब्रांच है तो इसका नाम हो जाएगा नियो। जब कोई ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल होगा, जब एक ब्रांच होंगे तो आइसो, जब 2 ब्रांच होंगे तो नियो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ रहा है क्या चीज? IUPAC सिस्टम। इसका पूरा नेम इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस पद्धति को 1957 में जिनेवा में एक मीटिंग पारित की गई थी जिसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों द्वारा एक मीटिंग में यह बताया गया था कि किसी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण किया जा सकता है और उसमें इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम तो बड़ा हो जाएगा लेकिन उसके संरचना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग लेके चले। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन और हेप्टेन और डेकेन। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको रूल और नियम आपको लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।